डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आपको पता होगा कि अगर हमारी कंट्री को, जब भी हमारी कंट्री कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ कहाँ से बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनता है। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए लॉ क्यों बनाया गया? तो उसका भी एक रीजन होगा कि सर असली में क्या हो रहा था, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एसएससी हैं जिनकी इनकम क्या हो रही है, डबली टैक्स हो रही है। डबली टैक्स मींस कि इंडिया में भी उन्हें टैक्स देना हो रहा है, इंडिया में भी टैक्स देना है और बाहर भी टैक्स देना है। तो ये तो एक इनकम के ऊपर आप दो बार टैक्स दोगे और वो भी एक ही टैक्स, एक टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब कि पहले आपसे मान लो किसी ने टैक्स चार्ज कर लिया और दोबारा से आपसे कह रहे हैं कि भाई इस इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स दे, तो ये चीज गलत है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, आर्टिकल 253 लिख लेना आप, आर्टिकल 253 एंट्री नंबर 14, आर्टिकल 253 एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 14। तो यहां से इसका बर्थ हुआ है, ठीक है जी। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है या कोई पूछे आपसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां लिखा है, तो आर्टिकल 253 एंट्री नंबर 14, ठीक है जी। थोड़ा सा बेसिक समझ में आया आपको? अब देखो डबल टैक्सेशन हो रहा है तो मैन क्या होना चाहिए सर, रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर हमारी इनकम के ऊपर क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो हमें उसकी क्या मिलनी चाहिए, रिलीफ। देखो क्या लिखता है, डबल टैक्सेशन मींस टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम। आप क्या कर रहे हो, सेम इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हो ऑफ अ पर्सन इन मोर देन वन कंट्री। वन कंट्री का मतलब यहां पे ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहां है, अमेरिका में। आपने वो इनकम कहां से अर्न की है, अमेरिका से। अमेरिका क्या है, आउटसाइड इंडिया। अमेरिका क्या है, इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर आप क्या कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो। तो बेटा उस इनकम के ऊपर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स लेगी, वो आपसे टैक्स लेगी। क्यों लेगी टैक्स? क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहां से जनरेट हुआ है, अमेरिका से। तो वो उस प्रिंसिपल के ऊपर आपसे क्या लेगी, टैक्स लेगी। अब जब आप इंडिया आओगे तो इंडिया की गवर्नमेंट कहेगी हम भी आपसे टैक्स लेंगे। इंडिया किस बेस पे आपसे टैक्स लेगी, उसको बोलते हैं रेजिडेंस रूल। उसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंस रूल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि एक एसएससी है जो आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, और उसकी इनकम बाहर टैक्सेबल हो रही है, किस बेस पे? तो उसमें आप बोलेंगे सोर्स ऑफ इनकम रूल। कौन सा, सोर्स ऑफ इनकम रूल। और इंडिया में अगेन वो इनकम दोबारा से टैक्सेबल होगी, किस बेस पे, रेजिडेंस रूल। ठीक है, अभी मैं सारा समझाऊंगा। प्लस एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि हम आधे से 40 मिनट या 1 आवर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर मैं सारा कंप्लीट करूंगा। मतलब कि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मैंने कराया और क्वेश्चन बाहर से आ गया। ये तो चैलेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये सारा फाइनल लेवल तक का बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत छोड़ूंगा हल्का फुल्का, वो फाइनल लेवल का है तो मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा, बट मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो देखो जी, हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को पढ़ाने से पहले मेरे को एक बैकग्राउंड सेट करना होगा आपका, और ये चार्ट आपको बताना होगा। ये चार्ट साथ के साथ आप बना लेना, शॉर्टकट बनाएंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप बनाते चलेंगे। मैं नोट्स जो हैं ये फाइनल के ही नोट्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब मुझे बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है सर? या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। बाकी मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, बिकॉज वी कैन नॉट सिंपली कॉल्ड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रेजिडेंट। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुझे पता है कि आप लोगों को उस चीज की नॉलेज है, आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस आता है। बाकी जिस बच्चे को नहीं आता, घबराने वाली कोई बात नहीं है समीर, मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं वो मैं सारा समझाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस या तो रेजिडेंट का होगा या तो नॉन रेजिडेंट का होगा। आगे जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे लिखना। अब एक रेजिडेंट कहां से इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकता है सर? इंडिया से।
अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है, मतलब कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो हम उसे बोलेंगे वो इंडियन इनकम है। ठीक है। क्या आपकी आपकी मतलब क्या किसी रेजिडेंट की फॉरेन इनकम हो सकती है? यस, फॉरेन इनकम हो सकती है। और फॉरेन इनकम क्या होती है? जो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होती है। आ गई बात समझ में? तो फॉरेन इनकम होगी। इसका मतलब एक रेजिडेंट है जिसकी इंडियन इनकम भी हो सकती है और फॉरेन इनकम भी हो सकती है। इतना लिखना, यहीं से स्टार्ट हो, इतना लिखना। उसके बाद बैंक अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड हमारे पास कौन है? नॉन रेजिडेंट। अभिषेक नाम है, पंकज। पंकज बेटा, अगर दूसरी साइड आप देखोगे तो कौन है हमारे पास? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट की भी इंडियन इनकम हो सकती है और फॉरेन इनकम भी हो सकती है। अब आपको यह बताना है कि डबल टैक्सेशन कहां पे हो रहा है। अगर मैं रेजिडेंट हूं, अगर इधर देखो सारे, अगर मैं रेजिडेंट हूं तो मेरी इंडिया की इनकम तो टैक्सेबल होनी है। क्या बाहर की गवर्नमेंट मुझसे इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स ले सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कानून नहीं बना हुआ है ऐसा। और अगर आपने बना भी लिया तो लेने के लिए इंडिया आना पड़ेगा ना। उल्टा सोचो, उल्टा। अमेरिका में जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, यूएसए के अंदर जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार चाहे, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो चाहें कि मुझे अमेरिका वाले से, यूएसए वाले से टैक्स लेना है जो वो इनकम वहां अर्न कर रहा है, ले लेंगे? नहीं ले सकते। चाहे लॉ बना भी लो तो भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा, वो देगा ही नहीं आपको। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि जो इंडियन इनकम होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेजिडेंट, इसमें डबल टैक्सेशन नहीं है। क्लियर? इसमें डबल टैक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ओनली एंड ओनली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आपसे इसमें टैक्स ले सकती है। डबल टैक्सेशन कब आएगा बेटा? जब एक कंट्री आपसे टैक्स ले रही है और जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो वो कंट्री भी आपसे टैक्स मांग रही है। जब सोर्स ऑफ इनकम कहां होगी? बाहर, और आप कहां के रेजिडेंट होंगे? इंडिया में। तो उस केस के अंदर डबल टैक्सेशन होगा। देखो फॉरेन इनकम में हो गया, जो रेजिडेंट है वो कौन सी इनकम अर्न कर रहा है? फॉरेन इनकम अर्न कर रहा है, और इस फॉरेन इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेजिडेंट है उसकी कौन सी इनकम डबल टैक्सेशन के अंदर आती है? तो फॉरेन इनकम आती है। वो फॉरेन इनकम, देखो पहला पॉइंट उसने क्या लिखा? इन केस ऑफ रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट हैं तो फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल। फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी किस बेस पे? ये देखो साफ साफ लिखा है, किस बेस पे? नहीं बेटा, रेजिडेंस रूल। क्योंकि आप नागरिक कहां के? इंडिया के। ठीक है, वो नागरिकता सिटीजन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, वो रेजिडेंस रूल आपके सिटीजन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है। वो किसके अकॉर्डिंग है? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। नंबर ए के बाद अगर आप बी देखोगे, बी में क्या लिखा है? इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कह रहा है जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो रही है। किस बेस पे? सोर्स ऑफ इनकम रूल। सोर्स ऑफ इनकम रूल। तो दो जगह यहां पे डबल टैक्सेशन आ रहा है, एक रेजिडेंट इन केस ऑफ फॉरेन इनकम, एक नॉन रेजिडेंट इन केस ऑफ इंडियन इनकम। दो जगह डबल टैक्सेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक आदमी नॉन रेजिडेंट है, बताओ जी उसकी कौन सी इनकम डबल टैक्सेशन हो रही है? इंडियन इनकम। फिर वो पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस है, क्या प्रोविजन है, तो आप बता सकते हो सोर्स ऑफ इनकम है। जल्दी आ जा फटाफट, तेरे लिए रिपीट करूंगा। चलो कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। फाइनल का सारा टैक्स से इंटरेस्ट में। चलें आगे चलें। देखो मैंने क्या बताया, मैं विशाल, मैं रिपीट कर दूं विशाल के लिए। तो हमने
जब अपना बचपन स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव का, तो सबसे पहला चैप्टर, पहला मतलब दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बेटा उस रेजिडेंशियल स्टेटस में बताया गया था कि अगर कोई पर्सन होगा या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है विशाल, अभी देख ले क्योंकि ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी क्लास के बाद। अब रेजिडेंट जो होगा बेटा उसकी दो इनकम होंगी, या तो इंडियन इनकम और दूसरी कौन सी, फॉरेन इनकम। उसी तरीके से नॉन रेजिडेंट है, उसकी भी दो इनकम होनी है, एक इंडियन इनकम और दूसरी फॉरेन इनकम। बात ये थी कि हमारा चैप्टर था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कई बच्चे पढ़ लेते हैं पर उन बच्चों को ये तक नहीं पता लगता कि डबल टैक्सेशन हो कहाँ पे रहा है। तो ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। आंसर है जी यस। और रीजन यहाँ पे क्या है, नंबर 1 आपकी देखो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल हो रही है क्योंकि आप क्या हैं, रेजिडेंट है। तो इंडिया में वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और वो इंडिया में टैक्सेबल क्यों होगी, क्योंकि रेजिडेंस रूल लगेगा आपके ऊपर। दूसरा, फॉरेन कंट्री आपसे उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करेगी। फॉरेन कंट्री जो है वो भी आपसे टैक्स चार्ज करेगी, क्यों, वेरी गुड, सोर्स ऑफ इनकम रूल। समझ में आया या नहीं आया। दूसरी तरफ यहां पे आ जाओ, ये इंडियन इनकम है, इसमें भी क्या होगा, सेम यही कहानी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सेम यही कहानी अगेन क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट। और इस वाले में dt डबल ए नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कहां dt डबल ए है और कहां पे dt डबल ए नहीं है। क्लियर सबको। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 2। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को लगे कि मैं साथ के साथ लिख भी सकता हूं, समझ भी सकता हूं, तो आप लिख लेना। बाकी बस एक हेडिंग डाल लो जिससे कि आपको फ्लो पता रहे कि सर ने इसके बाद क्या कराया और उसके बाद क्या करवाया। तो देयर आर 2 रूल्स, 2 रूल्स हैं और वो 2 रूल्स आपको नजर आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो पहला रूल क्या है, सोर्स ऑफ इनकम रूल, और दूसरा रूल क्या है, रेजिडेंस रूल। दूसरा रूल क्या है, रेजिडेंस रूल। बस उसके बाद आगे लिख लेना कि मुझे चार्ट रेफर करना है, सर का चार्ट बना हुआ है तो मैं सर का चार्ट रेफर करूंगी। समझते हैं इसको कि क्या चीज है ये, मुझे समझ में आ ही गया हमें। बेसिस ऑफ टैक्सेशन का मतलब कि आपके ऊपर टैक्स क्या किया जाएगा, लेवी किया जाएगा। मैंग बेसिस ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या, कि आपके ऊपर टैक्स लेवी किया जाएगा। प्लीज स्टॉप राइटिंग, अब स्क्रीन में देखो। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी बेस होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्राइमरी बेस, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी बेस। मतलब अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि सर अगर मैं रेजिडेंट हूं तो मेरी फॉरेन इनकम डबली टैक्स होगी, और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो मेरी इंडियन इनकम डबली टैक्स होगी। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी इनकम की बात अब आपसे नहीं करने वाला। देखो किसी चीज को आप समझने जा रहे हो तो उस चीज को पहले जड़ से पकड़ लो। आपको कार की ड्राइविंग सीखनी है तो भाई पहले उसके फंक्शन देख ले सारे, क्या क्या है। पता लग रहा है जब चलाने बैठे तो क्लच दबाने को बोला उसने रेस दे दी, ठीक है, ब्रेक मारने को बोला उसने क्लच दबा दिया, तो आप समझ सकते हो। तो यहां पे आपका जो रूट था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि जड़ कहां से स्टार्ट हो रही है। तो पहला बेस क्या होगा, प्राइमरी, और दूसरा बेस क्या होगा, सेकेंडरी। अब मुझे बताओ, देखो क्या लिखा है, इनकम, यहां पे क्या कह रहा है, सोर्स बेस मींस इनकम मे बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द कंट्री वेयर सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट। मतलब कि जहां सोर्स ऑफ इनकम होता है वहां पे इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो मैं कौन हूं, रेजिडेंट। मैं कौन हूं, रेजिडेंट। मेरी कौन सी इनकम डबली टैक्स होगी,
फॉरेन इनकम होगी। अब मुझे बताओ मेरी जो फॉरेन इनकम डबली टैक्स हो रही है, सबसे पहला प्राइमरी सोर्स क्या है कि सर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, या तो आप इनकम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आपका सिचुएटेड है बाहर, या आपकी एसेट या प्रॉपर्टी क्या है लोकेटेड है बाहर। मतलब जो भी आपको इनकम अर्न हुई है वो कहां से हुई है, बाहर से हुई है। तो सोर्स ऑफ इनकम कहां है, बाहर है, आउटसाइड इंडिया। तो ये प्राइमरी सोर्स किसने लगाया, उस कंट्री ने। उस कंट्री ने मतलब जो अमेरिका है, फॉरेन कंट्री, उसने आपके ऊपर लगाया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया है, हम आपसे टैक्स लेंगे। उसके बाद आप कहां आ गए, इंडिया आ गए। तो पहले प्रिंसिपल में टैक्स लग चुका है और इस बार आपकी इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स लगने वाला है, उसी इनकम के ऊपर, सेम इनकम के ऊपर। और वो किस बेस पे, वो प्राइमरी बेस पे नहीं, वो रेजिडेंस बेस पे आपके ऊपर टैक्स लगने। क्या प्राइमरी बेस पे लग रहा है, नहीं, किस बेस पे लग रहा है, रेजिडेंस बेस पे। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर कोई रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन इनकम है तो इंडिया में वो डबली टैक्स होगी किस बेस पे, तो आप आंसर लिख के आओगे रेजिडेंस बेस पे। बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ उल्टा कर लो इसे कि वो नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम डबली टैक्स है, इंडियन इनकम। अब बताओ इंडियन इनकम क्या प्राइमरी बेस पे टैक्सेबल हो रही है या रेजिडेंस बेस पे टैक्सेबल हो रही है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कहां पे है, इंडिया में। बस यही सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है। एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नोट में देखो क्या लिखा है। इन इंडिया द लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट arises on the basis of residential status of the assessee during the previous year. In case the assessee is resident in India, he also has to pay tax on the income which accrue or arise outside India and also received outside India. अब कई लोग सोचते हैं हम टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं कि फॉरेन इनकम है और हमने फॉरेन इनकम कहां पे अर्न की है, बाहर हमने अर्न की है। तो ऐसा करते हैं, बाहर अर्न की है, बाहर एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहीं वो पैसा डिपॉजिट करवा देंगे, तो भी वो इनकम क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों टैक्सेबल हो जाएगी, किस बेस पे टैक्सेबल हो जाएगी, रेजिडेंस रूल। और जब आप अपनी क्या करोगे, आपको पता है ये लास्ट क्लास में हमने एडवांस टैक्स का भी चैप्टर पढ़ा, तो हमें एडवांस टैक्स भी देना होता है और हमारा टीडीएस भी कटता है। और ये सब कुछ करने के बाद हमें एक आरओआई फाइल करनी होती है, रिटर्न ऑफ इनकम। और आपको उसकी लास्ट डेट पता है, इंडिसोल के केस में 31 जुलाई, कंपनी के केस में 30 सितंबर, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 92E तो 30 नवंबर। 30 नवंबर। बात समझ में आ रही है। तो जब आप अपनी रिटर्न डिस्क्लोज करेंगे तो रिटर्न में आप बताएंगे कि मेरी ये इनकम अर्न की है मैंने, और जब किसको पता लगेगा, एओ को, कि आपने अपनी इनकम गलत डिस्क्लोज की है, आपकी कुछ अनडिस्क्लोज इनकम है, तो वो आपके ऊपर नोटिस इश्यू कर सकता है। नोटिस के बाद अगर आपने बात नहीं मानी तो डीओ आएगा, डीओ मतलब डिमांड ऑर्डर, तो वो सारी कहानी आपके पास आएगी और लास्ट में वो बारात लेके आ जाएंगे आपके घर, जब आप बिल्कुल भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सर फिर अभी तक क्या कर रहे थे, ये आपका ट्रेलर था, इस चैप्टर का ट्रेलर। ठीक है जी, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि डबल टैक्सेशन किया जाता है इनकम का। तो काइंड्स ऑफ रिलीफ, दो रिलीफ मिलेंगी आपको, एक है बाइलेटरल रिलीफ और दूसरी कौन सी है, यूनिलैटरल रिलीफ। आप सेंटर में लिखो काइंड्स ऑफ रिलीफ, उसका चार्ट बना लो। मैं सीधे चार्ट आपको दिखाई देता हूं, ये देखो ये चार्ट है हमारे पास, काइंड्स ऑफ रिलीफ। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहेगा, आगे बस आप रेफर कर लेंगे कि सर ने बोला है कि क्या रेफर करना है, चार्ट रेफर करना है। ये देखो जी, काइंड्स ऑफ रिलीफ। तो दो रिलीफ है, मतलब दोनों रिलीफ नहीं मिलेंगी, दोनों में से बैंक एक रिलीफ मिलेगी बेटा, दोनों रिलीफ नहीं मिलने वाली, दोनों में से एक रिलीफ मिलने वाली है। या तो बाइलैटरल रिलीफ मिलने वाली है या तो यूनिलैटरल रिलीफ मिलने वाली है। अब ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, चार्ट तो आप रेफर कर लेंगे। बाइलैटरल रिलीफ के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट का आपस में एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट ने आपस में क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट। जैसे इंडिया है, इंडिया ने किसके साथ, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि सर देखो इस नेचर की इनकम होती है, हमारे जो इंडियन है आपके यहाँ आते हैं, और इस नेचर ऑफ इनकम आपको बताइए, सोर्स ऑफ इनकम 5 ही है। एक सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीसीपी है, कैपिटल गेन है, आईयूएस है। जो इनकम कहीं नहीं आती वो कचड़े के डब्बे में आती है।
IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी। तो ये 5 इनकम है सर, इसमें कर लेते हैं कि कौन सी इनकम आप टैक्सेबल करोगे और कौन सी इनकम हम टैक्सेबल करेंगे। अब मान लो उन्होंने नेचर ऑफ इनकम कर लिया कि ये इनकम अमेरिका में टैक्सेबल होंगी, फिर इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगी। किसके लिए किया ये? रेजिडेंट के लिए। और रेजिडेंट की कौन सी इनकम के लिए एग्रीमेंट किया है? फॉरेन इनकम के लिए एग्रीमेंट किया। तो गवर्नमेंट ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। अब इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? एसएससी को, कि अगर वो फॉरेन इनकम के ऊपर बाहर टैक्स दे देगा तो इंडिया में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसे बोलते हैं बाइलैटरल रिलीफ। तो बाइलैटरल रिलीफ कब मिलती है? जब दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। दूसरी तरफ क्या लिखा है? यूनिलैटरल रिलीफ। अब नाम से ही पता लग रहा है कि सर असली में क्या है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया था। तो यूनिलैटरल में क्या होगा कि सर कुछ ऐसी भी कंट्री हो सकती है वर्ल्ड के अंदर जिससे इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं किया। अब बेचारा एसएससी तो फंस गया कि वहां भी टैक्स देगा, यहां भी टैक्स देगा, तो उसको भी रिलीफ मिलनी चाहिए। तो उसको रिलीफ क्या मिली है? यूनिलैटरल रिलीफ मिली है, सेक्शन 91। उसको क्या मिलेगा यहाँ पे? सेक्शन 91। ये चीज लिख लेना क्योंकि ये चीज यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखी। तो उसे मिलेगा सेक्शन 91। वो मैं बता देता हूं आपको। तो पांडे जी कह रहे हैं कि सर सेक्शंस कौन से हैं? तो देखो बेटा, सेक्शन 90 में क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज। गवर्नमेंट दो तरीके के एग्रीमेंट करती है, एक तो फॉरेन कंट्रीज के साथ और कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज है उनके साथ गवर्नमेंट ने, जैसे मलेशिया आपने सुना होगा। ठीक है जी। तो जब हमारा वहां से माल आता है तो टैक्स फ्री है। तो कई कंट्रीज के अंदर ऐसा हम लोगों ने कर रखा है। मॉरिशस से हमारा माल आता है तो हमने टैक्स फ्री कर रखा है। एक सी आइलैंड है, वहां से भी हमने फ्री कर रखा है। ऐसे 10-12 कंट्रीज है, हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो वो खुद ही पहले बता देगा कि ये कंट्री कौन सी है, स्पेसिफाइड कंट्रीज है। टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं हम, कि कई कंट्रीज ऐसी होती है टैक्स हेवन होती है जहां पे टैक्स होता ही नहीं, और अगर होता है तो बहुत ही कम होता है, बहुत कम। इंडिया में देखो आप कितना ज्यादा टैक्स है। कंपनीज 100 रुपीज अर्न कर रही है, 30 रुपीज टैक्स दे रही है। और जो लोग इंडिविजुअल है इंडिया के अंदर, करोड़पति हैं, वो लोग भी तो 30% टैक्स दे रहे हैं। आप सोच के देखो, 1 करोड़ का 30%, 28,50,000 के आसपास रफली स्पीकिंग इतना बैठता है। कम है क्या टैक्स? कम है। आपको लगता है कम है? आप करोड़पति बनो, आपकी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे 28 लाख रुपए गवर्नमेंट के लिए। सर अभी नहीं निकलते जब हम मैकडी या पिज़्ज़ा हट में जाते। ठीक है जी, हमें बड़ा बेकार लगता है कि 500 रुपये में उन्होंने 116 रुपये के आसपास टैक्स लगा दिया, सर्विस टैक्स से लेके, वैट से लेके, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स हमसे चार्ज किया। तो 90 सेक्शन आपको पता लग गया कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 90 कैपिटल ए है जो आपको रिलीफ दे रहा है, और ये रिलीफ कहाँ पे? बाइलैटरल रिलीफ है। 91 में क्या? यूनिलैटरल है। देखो साफ साफ लिखा है कि नो एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है जी। देखा जाए तो डब्ल्यू टैक्स के अंदर 3 ही सेक्शन है, सेक्शन 3 ही है। 90 सेक्शन क्या है कि एग्रीमेंट है फॉरेन कंट्रीज के साथ, और 90 एक कैपिटल ए बना रखा है, एक 90 कैपिटल ए बना रखा है, और 91 मैंने आपको बता दिया यूनिलैटरल रिलीफ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये फाइल आपके पास आएगी। तो चलो जी बताओ कितनी काइंड्स ऑफ रिलीफ है? 2। पहली बाइलैटरल, दूसरी यूनिलैटरल। बाइलैटरल में क्या है बेटा? सर 2 कंट्रीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट है, किसको लेके? डबल टैक्सेशन को लेके। और यूनिलैटरल में क्या है कि सर एग्रीमेंट नहीं है, बट यहां पे रिलीफ मिलेगी एज पर सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ दी जाएगी। एनी डाउट? अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, अब थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है अपने दिमाग पे। एक एक वर्डिंग मेरी ध्यान से सुननी है। बाइलैटरल रिलीफ के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 मेथड बता रखे हैं। एक मेथड कह रहा है अजम्पशन मेथड, और दूसरा कह रहा है टैक्स क्रेडिट मेथड। अजम्पशन मेथड का मतलब क्या है? सिंपल है कि अगर उस कंट्री ने टैक्स लिया है उस इनकम के ऊपर, तो इंडिया वाले टैक्स नहीं लेंगे, और अगर उस इनकम के ऊपर इंडिया वाले टैक्स ले रहे हैं तो वो कंट्री नहीं लेगी। सर ऐसे कैसे पता लगता होगा? तो बेटा उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको नेट से डाउनलोड करना होता है, उनको डिस्क्लोजर देना होता है कि इंडिया वाले इस इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो सर आप मेरा टैक्स ना लगाएं। जैसे इंडिया में आपको पता है कई सैलरीड इनकम ऑलवेज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 192। तो सैलरी इनकम के ऊपर हमेशा टैक्स लगना है, चाहे आपकी इनकम स्लैब रेट से कम हो, क्योंकि स्लैब रेट क्या है? 2.5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स 2.5 लाख रुपए। अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो ही टैक्सेबल होगी।
बट एक सैलरी उसकी एक्सेप्शन है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो भी आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस कटेगा। आप कभी मॉल में जाना, प्यून वाले से पूछना या चौकीदार से पूछना, सर सिक्योरिटी वाले से, सर आपकी कितनी पेमेंट करते हैं लोग, तो वो बताएगा 10,000, 12,000, 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई में 12, 1,80,000 डज नॉट एक्सीड 2,50,000। मतलब कि उसे तो टैक्स देना नहीं था, आपको पता है उसका टीडीएस कट रहा है। उस बेचारे का क्या कट रहा है? टीडीएस कट रहा है। अब जो टीडीएस उसका काटा जा रहा है वो उसका उसे क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? उसका रिफंड। पर वो चाहे तो अगर मेरे पास आए तो मैं उसे क्या एडवाइस दूं कि जी आप क्या करो, इनकम टैक्स की साइड में जाओ, फॉर्म है, फॉर्म नंबर आई थिंक 15G है, ठीक है जी, और 15H फॉर सीनियर सिटीजन, वो फॉर्म आप फाइल करो एज पर सेक्शन 197, तो आपका टीडीएस ही नहीं कटेगा। आपका पेयर आपका टीडीएस ही नहीं काटेगा क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। तो गवर्नमेंट के लिए भी तो लफड़ा है ना कि पहले टीडीएस काटा है, हमारी तिजोरी भर गई। आपको किसी ने पढ़ाया, आपको लगा भाई साहब मजा आ गया, पेपर में तो आग लगा देंगे, पता लगा पेपर में आपकी आग लग गई। मतलब कि गवर्नमेंट अपनी तिजोरी भर रही है और उसके बाद उसको पता लग रहा है कि इस तिजोरी में से कुछ पैसा है जो लाखों नहीं करोड़ों में है, जो वापस जाना है एज अ टीडीएस रिफंड। तो बुरा लगता है नहीं लगता? आपको कोई सैलरी बोले 2 लाख रुपीस पर मंथ और आपको 1.5 लाख रुपए देगा तो बेकार लगेगा। और मेरी कंपनी में आओगे, मैं कहूंगा 80,000 रुपए सैलरी मिलेगी और बाद में 2.5 लाख रुपए हम आपको देते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं पढ़ाऊंगा, आपको कहूंगा कि बेटा देखो आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है जी, और हमें इतना पढ़ना है, इतना सा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, ठीक, और पेपर में आग लगा के आनी है। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पेपर में आप आग लगा रहे होंगे, ठीक है जी। आप भी कहेंगे कितना आसान है, क्योंकि हमने डेप्थ में पढ़ लिया। मतलब कि हमारे एग्जाम के लिए इतना था, हम इतना पढ़ के चले गए, तो फिर तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, ज्यादा ही पढ़ना चाहिए। अगर मुझे 60 नंबर लेने हैं तो मैं 60 की सोचूंगा, 60 नहीं आएंगे, मुझे सोच बड़ी करनी होगी। बात समझ में आ रही है? और वो कब करनी होगी बेटा? आज करनी होगी। अगर आज मैंने अपनी सोच डेवलप नहीं की तो जब पेपर आ जाएगा फिर क्या डेवलप करूंगा? फिर नहीं हो सकता कुछ। तो काइंड्स ऑफ रिलीफ, बाइलेटरल रिलीफ समझ में आ गई, यूनिलेटरल रिलीफ समझ में आ गई। इसके अंदर हम गए, अजम्पशन मेथड ने क्या कहा कि सर अगर आउटसाइड इंडिया जो कंट्री है वो टैक्स ले रही है तो इंडिया नहीं लेगी, और अगर इंडिया वाले टैक्स ले रहे हैं तो बाहर वाले नहीं। और ये सब पता कैसे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है टैक्स क्रेडिट मेथड। ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये मैं बताता हूं आपको टैक्स क्रेडिट मेथड क्या चीज है। ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्लीज कंसंट्रेट करना है इसको, बस ये समझ में आ गया तो हो गया। मैंने कहा था कि आपको दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट है, पर एक एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि एक इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी तो दूसरी जगह नहीं होगी। दूसरे एग्रीमेंट में क्या लिखा था वो देखना, टैक्स क्रेडिट मेथड। हमारा स्टेटस क्या है? रेजिडेंट का, और या तो हम क्या हो सकते हैं? नॉन रेजिडेंट। आ रही बात सुन? तो रेजिडेंट की कौन सी इनकम डबली टैक्स हो रही है? फॉरेन इनकम। अब इस फॉरेन इनकम के ऊपर इसने इंडिया में भी टैक्स पे किया है, इंडिया लिखना था मेरे को, इंडिया में भी टैक्स पे किया है, और बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर भी क्या किया है? टैक्स पे किया है। ऐसा कैसे हो गया मैं बताता हूं। दोनों जगह क्यों पे करना पड़ गया उसको? क्योंकि दोनों कंट्रीज ने आपस में क्या किया था? एग्रीमेंट किया था, पर यह एग्रीमेंट ऐसा था कि फॉरेन कंट्री ने कहा था हम टैक्स लेंगे। हम तो आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि मतलब अगर हम टैक्स ले लेंगे, मतलब मान लो 10 इनकम है, टोटल 10 आइटम्स हैं, तो उन्होंने कहा 6 के ऊपर हम टैक्स ले लेते हैं और 4 के ऊपर आप मत लो। 4 के ऊपर इंडिया को, 10 में से 6 वो कह रहे हैं कि हम टैक्स ले लेते हैं, तो 4 के ऊपर आप अपनी कंट्री में क्या टैक्स मत लो, क्योंकि अगर आप उन 4 के ऊपर आप टैक्स ले लो, 4 के ऊपर आप ले लो, 6 के ऊपर हम ले लेते हैं। पर उन्होंने क्या बोला कि जो 4 के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो हम भी टैक्स लेंगे। 6 का तो वो मान गए एग्रीमेंट,
कि भाई चलो ठीक है 6 के साथ एग्रीमेंट है, हम टैक्स ले लेंगे, आप मत लेना। बट 4 के लिए वो क्या कह रहे हैं कि आप तो ले रहे हो ठीक है, पर हम भी लेंगे टैक्स। तो कहाँ एग्रीमेंट हो पाएगा ढंग से, नहीं हो पाएगा। पर हमने एग्रीमेंट किया है कुछ ट्रांजैक्शन को लेके, 10 में से 6 को लेके हमने एग्रीमेंट किया है। तो अब जब 4 ट्रांजैक्शन में फंस रहे हो आप, तो उसमें इंडिया की जो कंट्री है उसने कहा कि देखो जी हम एसएससी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम उसको क्या दे देंगे, सेक्शन 91, सेक्शन 91 नहीं, हम उसे सेक्शन 90 में रिलीफ दे देंगे। सेक्शन 90 में क्या कर देंगे, उसे रिलीफ दे देंगे। और वो रिलीफ क्या होगी, टैक्स क्रेडिट मेथड। किसके अकॉर्डिंग, टैक्स क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे देंगे, आपने अपनी इनकम के ऊपर ध्यान से देखना, आप आपकी जो इनकम थी उस पे फॉरेन कंट्री ने आपसे क्या लिया होगा, टैक्स। अब फॉरेन कंट्री ने आपसे टैक्स लिया 40 रुपए। फॉरेन कंट्री ने कितना टैक्स लिया आपसे, 40 रुपए। मान लो उसी इनकम के ऊपर इंडिया का जो इनकम टैक्स बना हुआ है, इंडिया का क्या बना हुआ है, इनकम टैक्स। पता है आपको इनकम टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स एक्ट, आगे ईयर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग वहां टैक्स लग रहा है जी 50% उस इनकम के ऊपर। इंडिया का इनकम टैक्स कहता है इस इनकम के ऊपर 50% टैक्स लगेगा। तो अब देखो आपको विच एवर इज लोअर क्या है, 50% या 40%, विच एवर इज लोअर 40%। तो 40% का आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। कितने का क्रेडिट मिलेगा, जो इनमें से लोअर होगा। प्लीज एक बार रुक जाओ, प्लीज लिखो मत, देख लो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या हुआ, जब आप इस इनकम को कहां लेके आए, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं, जब आप इस इनकम को इंडिया लेके आ गए पांडे, तो उन्होंने फॉरेन कंट्री में आप कितना टैक्स देके आ चुके हो, 40%। मतलब कि 100 रुपए के ऊपर 40 रुपए टैक्स देके आ चुके हो। मैं मान के चल रहा हूं 40 रुपए टैक्स देके आ चुके हो। अब क्या होगा विशाल सर, इंडिया वाले भी क्या मांगेंगे आपसे, टैक्स मांगेंगे। इंडिया वाले कहेंगे भाई टैक्स दे, पर आपको उस टैक्स में क्या मिलेगा, क्रेडिट। आपको उस टैक्स में क्या मिलेगा, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि सर ऑलरेडी बाहर उस इनकम के ऊपर टैक्स देके आ चुके। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ क्रेडिट कितना मिलेगा, 40 रुपए का। तो टैक्स क्या देना होगा, नील। मतलब क्या समझे कि सर अगर बाहर वालों ने हमारे साथ नहीं माने वो, तो हमने तो भी तो अपने एसएससी को रिलीफ दी ना, हमने उसको तो भी क्या दी है, रिलीफ दी है। तो 10 देना पड़ेगा ना, 10 क्यों देना पड़ेगा, हाँ अब ध्यान से सुनो। एक गलती यहां पे क्या कि सर ध्यान से देखना, इंडिया में क्या टैक्स है, आपको ऐसे लिखना था, इंडिया में क्या टैक्स है 50, और आपको टैक्स क्रेडिट कितना मिला है 40। तो यहां पे इंडिया में आपको 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, बस 10 रुपए का मतलब 10% आपको टैक्स पे। बस आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इंडिया वाले उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स ले रहे हैं, और दोनों में से लेस क्या है वो मुझे क्रेडिट मिलेगा। ये सीक्वेंस चलेगा। अब इसी का एक बच्चा कहेगा उल्टा कर दो, एक बार देख लो इधर, बस संध्या हो गया। इसी का उल्टा कर दो, इंडिया कह रही है 40% टैक्स लूंगी और फॉरेन कंट्री 50%। तो इंडिया वाला आ गया 40, इंडिया वाला 40 आ गया, क्रेडिट भी कितने का 40 का, इस बार नील होगा। तो नील कब होगा, जब फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट हायर होगा, नहीं गवर्नमेंट क्या देगी, हायर होगा इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, तो ये ढंग से एक एग्जांपल नोट कर ले उसका, सबसे बड़ा। सही से करा। अच्छा बच्चा कह रहा ढंग से लिख दो, चलो तमीज से लिखते हैं। ओनली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे और किस मेथड के लिए, टैक्स क्रेडिट मेथड के लिए लिखवा रहे हैं जी आप। तो सर हमारी 2 इनकम है, मतलब कि हमारी जो इनकम है वो 2 जगह टैक्सेबल हो रही है, एक इंडिया में और दूसरी जगह कहाँ, फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री में रेट क्या चल रहा है भाई, 50। चलो 40 ले लो, पहला 40 लिया था ना, पहले 40 ले लो। तो फॉरेन में रेट चल रहा है 40% और इंडिया में क्या चल रहा है 50%। तो विच एवर इज लोअर 40%, ये मिलेगा जी टैक्स क्रेडिट, ये आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और यहां साइड में आप कैलकुलेशन,
तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है? इंडिया में क्या टैक्स है उस इनकम के ऊपर? 50%। और माइनस में क्या हो जाएगा? टैक्स क्रेडिट, वो है आपका जी 40। तो ये आपका पेबल आ जाएगा। अब पांडे जी हो गया सिंपल, तमीज से कर लिया हमने। इसी का उल्टा कर लो समीर, ये 40 ये 50, ठीक है, वो कर लेना। फिर इंडिया में कितना टैक्स है? 40 है। टैक्स क्रेडिट भी कितना मिल गया? 40। तो पे नील करना होगा, ठीक है जी। बस बिल्कुल सिंपल। समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो क्या करेगा? आपको इनकम बता देगा और बाहर का रेट बता देगा, टैक्स का कितना रेट है, ठीक है। इंडिया का भी आपको क्या बता देगा? रेट बता देगा, टैक्स का क्या रेट है। आप उस इनकम के ऊपर जो भी मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख का इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है? 50%, 5 लाख रुपए माइनस क्या कर दोगे? जो क्रेडिट है, और आंसर टिक करके आ जाओ, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है। बाकी ये क्वेश्चन सीए फाइनल में भी नहीं आता इसका, वैसे प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल आता है वो है सेक्शन 91, तो वो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। तो वैसे आएगा ही नहीं आपका, पर आ गया तो मैंने बता दिया आपको। तो अब लास्ट सेक्शन में आपको कराने जा रहा हूँ, सेक्शन 91। सेक्शन 91 में कैसे कराऊंगा आपको? सेक्शन 91 में मैंने क्या बोला आपको? यूनिलैटरल रिलीफ है, मतलब कि आपस में दोनों कंट्रीज का एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि इस बार ना ही एजम्पशन मेथड मिलेगा और ना ही टैक्स क्रेडिट मेथड मिलेगा। तो इस बार क्या मिलेगा? यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगी, सेक्शन 91 आपको मिलेगा। और सेक्शन 91 मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं सीधे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसे समझाता हूँ। तो आपके पास देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक एक चीज जो मैं बोलूंगा वो नोट करेंगे, ठीक है। ऊपर फ्रेश हेडिंग डालो, सेक्शन 91। हाँ जी, आप लोगों के पास है क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस शायद सर ये 10 नंबर का है। हाँ, और कितने का लेगा? 20 नंबर। हाँ, देखें जी प्लीज ध्यान से, सेक्शन 91 फ्रेश हेडिंग डाल ली आपने, और सेक्शन 91 में क्या लिखोगे? यूनिलैटरल रिलीफ। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए रेजिडेंट है इंडिया के। मिस्टर ए कहां का रेजिडेंट है? इंडिया का। रॉयल्टी मिलती है किसके ऊपर? बुक्स के ऊपर। कहां से मिल रही है? फॉरेन कंट्री से। कितनी रॉयल्टी? 10 लाख रुपए की। तो आप लिख लो मिस्टर ए रेजिडेंट, कहां का रेजिडेंट? इंडिया का। बस जितना मैं बोलूं बस उतना लिखना है कि मिस्टर ए रेजिडेंट है इंडिया का और उसे रॉयल्टी मिल रही है, उसे रॉयल्टी मिल रही है। कहां से रॉयल्टी मिल रही है? फॉरेन कंट्री से। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीस। अब ये 10 लाख रुपए वहां फॉरेन कंट्री में डिपॉजिट करवा दे, बैंक अकाउंट ओपन करवा के, या इंडिया में रिसीव कर ले, डबली टैक्स तो होना ही है, पर उसके अंदर आपको रिलीफ भी मिलनी है, ठीक है। कहता है आगे कि 9,50,000 रुपए उसने इंडिया में रिसीव किए। कितने इंडिया में रिसीव किए? 9,50,000 रुपीस इंडिया में रिसीव किए। तो लास्ट में एक लाइन लिखी है, ये देखो एक लाइन लिखी है कि इस इनकम के ऊपर टीडीएस काटा है फॉरेन गवर्नमेंट ने। कितने का टीडीएस काटा है? देखो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया है, 50,000 रुपए का टीडीएस किसने काटा है? फॉरेन गवर्नमेंट में। इधर सुनो, इधर देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसने कहा कि ये इनकम फॉरेन इनकम है और उन्होंने कहा कि फॉरेन गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा रही है, टीडीएस लगा रही है 50,000 रुपए का, तो आपको पता नहीं लग जाएगा कि इसमें यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगी? इसमें कौन सी रिलीफ मिलने वाली है? यूनिलैटरल। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि दोनों कंट्रीज में एग्रीमेंट है, फिर तो यूनिलैटरल रिलीफ की बात आप कर ही नहीं सकते। पर अभी क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट है। एक बार कहीं पे भी आप पढ़, एक बार देखो लिखा भी है, इंडिया डज नॉट हैव
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंट्री। तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो क्या है, सेक्शन 91 आएगा। क्योंकि अगर एग्रीमेंट होता तो सेक्शन 90 आता और क्वेश्चन बताता। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ऑलवेज ऑलवेज हम ट्रीट करेंगे कि आपस में एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव में जब क्वेश्चन डालेगा तो वहां पे कुछ अजम्पशन लेगा कि अगर कुछ बातें लॉ के अंदर साइलेंट होती हैं तो बच्चे को पता होगी। तो आप लिख लो कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा जो डबल टैक्सेशन का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा हम मान के चलेंगे कि एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। और सेक्शन कौन सा लगा के आएंगे एग्जाम में, सेक्शन 91। क्योंकि अगर आपके घर के आगे नो पार्किंग है तो बेटा बोर्ड लगा हुआ होगा हमेशा नो पार्किंग का, और अगर नहीं लगा तो आपको पता ही है इंडिया है, लगा होता तो भी कर देते और नहीं लगा तो और करेंगे। ठीक है सी, सुना है ना, देखा है ना आपने, नो स्मोकिंग जोन, तो लोग वहीं खड़े हो गए। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। क्या कहानी समझ में आई कि सर एक मिस्टर ए है, रॉयल्टी की इनकम है फॉरेन कंट्री से 10 लाख की, और बाहर उन्होंने टैक्स पे किया है 50,000 रुपए का। प्लीज अब वो कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अजम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और ये अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है। ध्यान से देखना, मेरा स्टाइल देखना मैं कैसे निकालूंगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि बुकिश सोल्यूशन बहुत खतरनाक होता है। तो मैं यहाँ पे सेंटर में, मेरा दिमाग देखो कैसे चलता है, मैं लिखूंगा कि ये बंदा क्या है, रेजिडेंट है, और इसकी क्या है, वेरी गुड, इसकी क्या है, फॉरेन इनकम है। आगे मेरा हाथ चलेगा कि इसकी फॉरेन इनकम है जी, फॉरेन इनकम, और उसमें कितनी बातें, 2। उस फॉरेन इनकम में 2 बातें, पांडे बातें नहीं, 2 बातें क्या कि सर उसने फॉरेन कंट्री में, जो फॉरेन की कंट्री है उसमें उसने क्या पे किया है, टैक्स पे किया है, जिसको बोला है टीडीएस। कितना टीडीएस, 50,000 रुपए का। ठीक है जी, उसने 50,000 रुपए का वहां पे क्या दिया है, टीडीएस दिया है, जबकि इनकम कितनी थी, फॉरेन इनकम 10 लाख की। इतना समझ में आया या नहीं, सबको आ गया, गुड। अब ध्यान से देखना, दूसरी साइड कौन सी कंट्री आ जाएगी, इंडिया। अब ये इंडिया कंट्री आ जाएगी। देखो ये इंडिया वाले क्या करने वाले, आपके दिमाग में ना माइंड मैप होना चाहिए, क्वेश्चन का सलूशन कैसे निकलेगा। अगर आपको वो पता है तो आप इजीली कर लोगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं था क्या, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इंडिया में 9,50,000 रुपए लेके आ गया, और ये देखना, ये लाइन सबसे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट है, द एक्सपेंस इंकर्ड बाय मिस्टर ए ऑन अर्निंग ऑफ रॉयल्टी इनकम। अब जो उसने रॉयल्टी इनकम अर्न की है, इसमें उसका खर्चा कितना हुआ है, 2,10,000 रुपए का उसका खर्चा हुआ है। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो कि मुझे बताओ, अगर किसी इनकम को अर्न करने के लिए अगर हमारा एक्सपेंस होगा तो वो माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन जनरल मोटा मोटा सोचो, सर माइनस होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो 10, हमारी इनकम कितनी है, 10 लाख या 9,50, 10 लाख। कितने कह रहे हैं कि हमारी इनकम 10 लाख है, प्लीज रेज योर हैंड्स, 1 2 3 4। बेटा ये आने वाले चार्टेड अकाउंटेंट और आने वाले सीएमए, चेहरे देख लो इनके। बेटा इनकम तो 10 लाख की है, ठीक है, 9,50,000 नहीं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था आईओएस में कि कौन बनेगा करोड़पति, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, मिले 3.5 करोड़, पर भाई इनकम तो 5 करोड़ की है, वो 1.5 करोड़ टैक्स चला गया। बात समझ में आ रही है, इनकम 10 लाख की है। अब आगे देखना ध्यान से, 10 लाख की इनकम है। अच्छा, इस 10 लाख की इनकम के ऊपर खर्चा कितना हो गया है, 2,10,000। अब बताओ ये इनकम कौन से सोर्स की, सैलरी इनकम है क्या, ये क्या रॉयल्टी अर्न करना सैलरी इनकम है क्या, ये हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी नहीं हो सकता, पीसीवीपी, पीसीवीपी क्या, कैपिटल गेन, आईओएस। अब मेरी बात देखो ध्यान से,
अभी मैं इस चार्ट में नहीं आ रहा, मैं आगे जा रहा हूं। रॉयल्टी इनकम आप पीसीपी और आईयूएस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी मर्जी है, पीसीपी में लेनी है, आईयूएस में लेनी है, आपकी मर्जी है, आप किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई मनाही नहीं है। बट पीसीपी की इनकम तभी बोली जाती है जब उस आदमी का काम ही है कि भाई किताबें लिखना, रॉयल्टी अर्न करना। अब एक आदमी ने क्या किया, अपनी लाइफ की किताब लिख डाली कि मैं कंपनी सेक्रेटरी कैसे बना, मैं चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बना। ठीक है जी, मेरा दंगल ये था, और वो बड़ी बुक क्या हो गई, बड़ी फेमस हो गई। वो बुक क्या हुई, बहुत फेमस हो गई। तो क्या उसका काम है ये किताबें लिखना? नहीं है। तो वो इनकम कहां पे आएगी, आईयूएस में। पर मैं ऑथर हूं, मैं हूं ऑथर, और मेरा तो काम है भाई किताबें लिखना, तो मेरी इनकम कहां पे आएगी, पीसीपी में। और जो भी मेरी इनकम होगी उसमें से मुझे क्या होगा, एक्सपेंस माइनस किया जाएगा। और पता है ये एक्सपेंस कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस होगा, सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। पीसीपी बोलता है कि खर्चे की डिडक्शन मिलती है। पीसीपी का चैप्टर बोलता है कि आपको खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, और जो खर्चे की डिडक्शन मिलेगी वो 30 से लेके 36 तक मिलेगी। बट जो 30 से लेके 36 तक खर्चे हैं, वहां पे खर्चों के नाम स्पेसिफाइड है कि 30 में कौन सा खर्चा मिलेगा, 31 में कौन सा मिलना है, 32 आपको पता होगा डेप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि सबको ये वाला पता होता है। 30 लोग भूल जाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा है फिर। ठीक है, तो वो सारे खर्चे इन्होंने लिखे हुए हैं। पर एक 37 है जो जर्नल एक्सपेंस है, मतलब कि जो खर्चे कहीं नहीं मिल रहे वो खर्चे 37 में कवर होंगे। जैसे सैलरी का खर्चा है, ठीक है, वो सारे खर्चे यहाँ पे मिलेंगे। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से आईयूएस में आपने लिखा कि मेरी ये इनकम है, मेरी क्या है, रॉयल्टी की ये इनकम है, तो आईयूएस में भी तो खर्चे की डिडक्शन मिलती होगी, तो उसके लिए सेक्शन 57 बना है। देखो अभी आपको सेक्शन याद है या नहीं है वो बात छोड़ो, अगर आज कुछ सेक्शन के नाम आपके कान सुन लेंगे तो शायद थोड़ा सा जब फाइनल में क्लास ले रहे होंगे तो क्लिक करेगा। बट अगर आज सेक्शन सुना ही नहीं होगा तो फाइनल में तो क्लिक करेगा ही नहीं, और आप गधे बन जाओगे। फिर वो टैक्स का पेपर फाइनल में, जो सबका टैक्स का पेपर रह जाता है, तो आपका भी पेपर पास नहीं होने वाला, क्योंकि ये टेढ़ी खीर है। इसमें क्या होता है, हर 6 महीने में अमेंडमेंट, और इस बार तो इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं फाइनेंस एक्ट 2017 की कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा। जैसे इस बार एडवांस टैक्स का चैप्टर तो पूरा चेंज ही कर दिया एक तरीके से। एक 44 AD को उन्होंने क्या हिलाया, उनको सब कुछ हिलाना पड़ गया, 234B हिलाना पड़ गया, 234C ऑटोमेटिकली उनको हिलाना पड़ गया। बात समझ में आ रही, ठीक। और अब जीएसटी आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में, तो आईडीटी का तो सुखड़ा साफ, मतलब कि एक्साइज भी गया, कस्टम भी गया, वैट भी गया, सीएसटी भी गया, और सर्विस टैक्स भी गया, तो बड़ा मजा आएगा आईडीटी। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि हम पीसीपी की इनकम मान के चल रहे हैं, तो कोई मेरे से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करेगा कि सर आप पीसीपी क्यों ले रहे हो। भाई मैं ले रहा हूं, मैं अजम्पशन मान रहा हूं, तुझे आईओएस लेनी है तो आईओएस ले, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला तो है नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं। और दोनों सेक्शन के अंदर, मतलब कि दोनों हेड में डिडक्शन अलाउड है। बट अगर इनकम आईओएस में लोगे तो फिर वो इनकम थोड़ी ना आप पीसीपी में दिखाओगे। अगर खर्चा आप यहां क्लेम करोगे तो पीसीपी में थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स का जनरल रूल है कि एक खर्चा एक बार कहीं भी ले लिया फिर वो दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बार जो बोल देता है फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है जी, तो आगे आप देखो, तो 2,10,000 का 2,10,000 का खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, देखो असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है, हमारा वैसे 17-18 है, तो इसको आप 17-18 कर लेना। हमारा असेसमेंट ईयर, हमारे पास वर्ल्ड की भी फाइल होगी, हम 17-18 कर ही लेते हैं इसको, ये रही। और 17-18 के अकॉर्डिंग अगर हम इसे 17-18 करते हैं तो जिन बच्चों के पास 16-17 लिखा है वो इसे 17-18 कर ले। यही फाइल आपके पास मैं दे दूंगा, कॉपी कर लेते हैं इसकी 17-18।
अब बताओ जी पीसीवीपी की इनकम कितनी है? 10 लाख। ये आ गया जी आपके पास पीसीवीपी की इनकम 10 लाख। और ये 10 लाख किस चीज की इनकम है? रॉयल्टी इनकम है। तो रॉयल्टी इनकम इसने रिसीव कर ली है 10 लाख रुपीस। इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब इसको क्या मिल जाएगा? खर्चा मिल जाएगा। खर्चा कितना मिल जाएगा इसको? 2,10,000 का। तो अगर 2,10,000 का खर्चा मिल जाएगा तो आप ये बताओ इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? इसकी इनकम हो जाएगी 7,90,000 रुपीज। एनी डाउट? ये इनकम हो जाएगी इसकी। क्योंकि अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान देना, आपको आएगा नहीं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है भाई अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। रॉयल्टी इनकम 10 लाख और खर्चा 2,10,000 का, मेरे अकॉर्डिंग पीसीपी इनकम हो गई 7,90,000। एनी डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि अदर सोर्स की इनकम है, अदर सोर्स से इनकम अर्न की है, और वो इनकम कितनी है विशाल? 1,50,000। ठीक है, तो विशाल अगर आपकी 7,90,000 की ये इनकम है और आप 1,50,000 रुपये प्लस करोगे तो आपके पास इनकम कितनी हो जाएगी? और वो आपका क्या होगा? जीटीआई। वो आपका क्या होगा? जीटीआई। तो आपका जीटीआई कितना हो गया? 9,40,000। देखना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पूछा दिक्कत आएगी। अगर आपको पता होगा कि 9,40,000 हमारा जीटीआई आ चुका है तो इसके बाद हमें डिडक्शन के चैप्टर में जाना होता है, चैप्टर 6A में, और वहां पे लिखा हुआ है कि आपको डिडक्शंस मिलती है 80C से लेके 80U तक। तो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 80QQB जो रॉयल्टी के रिगार्डिंग है, कि अगर रॉयल्टी से आपकी इनकम हुई है तो आपको उसके ऊपर क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। आपको उसके ऊपर क्या मिलेगी? डिडक्शन। मैक्सिमम कितनी है? 3 लाख। मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलती है? 3 लाख या सच इनकम। तो इनकम कितनी है मेरी? हाँ जी, यहां पे डिडक्शन जब मेरे को मिलेगी तो मेरी इनकम कितनी है? मेरी रॉयल्टी की इनकम कितनी है? अब देखो आपके एग्जाम में जो बच्चे सीएस के, उनके एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा 10 लाख, पहला ऑप्शन, दूसरा 9,50,000, तीसरा 7,90,000 और चौथा ऑप्शन 9,40,000। रॉयल्टी की इनकम क्या टिक करके आओगे? 9,40,000। रॉयल्टी की इनकम क्या टिक करके आओगे? 10 लाख। ये सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं क्या बोलूं, कैमरे में भी वो भी नहीं बता पाते बेचारे। तो 10 लाख ठीक है, क्योंकि सबकी नजरें 7,90, कहीं गधे 9,40, कहीं उससे भी महान 9,50। तो इनकम तो भाई 10 लाख की है। ठीक है, इनकम तो 10 लाख की है यार, खर्चा मिल रहा है वो कहानी अलग है। तो 10 लाख और, हाँ जी 10 लाख और कितना? 3 लाख। 10 लाख और कितना? 3 लाख। और इन दोनों में से जो क्या होगा, विच एवर इज लेस होगा, उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। तो बताओ जी कितने की डिडक्शन मिलेगी? 3 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमारे 80QQB में क्या लिखा हुआ है? सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। बाकी वहां पे एक 15% का प्रोविजन है रिगार्डिंग टू एक्सपेंस, बेटा पढ़ लेना। ठीक है, कि 15% से ज्यादा आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, तो वो आप पढ़ लेना। अब आंसर कितना आ गया आपका? 6,40,000। ये क्या आंसर आ गया आपका? टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल के बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसके ऊपर टैक्स सही निकालते हैं। सबको निकालना होगा, ये टैक्स सभी को निकालना होगा। देख के बोलना होता तो और भी बोल देते। निकाल के दिखाना है, मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी।
तो देखो जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चों ने निकाल लिया, क्योंकि अगर किसी की स्पीड इससे स्लो है तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है जी, वो ऐसा निकल गया। तो इतनी देर में निकाल लेना चाहिए था। यहां तक कितनों को समझ में आ गया? और मुझे लगता है सबको आ गया ऑलमोस्ट। बट अब जो मैं पूछने वाला हूं वो किसी के समझ में आएगा नहीं, सच बता रहा हूं, समझ में नहीं आने वाला अब आपके। तो सर अब आप ऐसा क्या बताने वाले हो जो हमारी समझ में नहीं आने वाला? मैं आपके सामने सब कुछ रख दिया है मैंने। मैं आपसे पूछने वाला हूं डबली टैक्स इनकम कितनी है। जिसने बता दिया उसको चैप्टर आ गया, पर आप में से कोई नहीं बता पाएगा, चैलेंज है। चैप्टर सबको आ चुका है। और चैप्टर सबको आ चुका है। हाँ, 5 मिनट नहीं 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है जी। पीसीवीपी में क्या लिख रहे सर आप? पीसीवीपी के अंदर हमारी जो रॉयल्टी इनकम हुई थी वो हुई थी 10 लाख की, यही बात है। और इस 10 लाख की इनकम के ऊपर हमने बाहर टैक्स दे दिया था 50,000 रुपए का टीडीएस की फॉर्म में। तो आप ये बोल सकते हो कि 10 लाख की इनकम बाहर टैक्सेबल हो चुकी है। किस रेट से? रेट क्या? 5% से। वेरी गुड, 5% रेट से टैक्स लग चुका है। फिर सर इंडिया वाले कहते हैं, इंडिया का टैक्स लॉ कहता है कि खर्चे की डिडक्शन मिलेगी 2,10,000। तो इसे इनकम के ऊपर खर्चे की डिडक्शन मिल गई, तो ये इनकम कितनी होगी? 7,90,000 की। फिर सर हमारी एक इनकम और हुई आईओएस की, कितने की? 1.5 लाख की। और सर हमारा जीटीआई आया कितना बेटा? 9,40,000 का। किसी को कोई डाउट भी नहीं। और सर इसके बाद हमने डिडक्शन ले ली अंडर सेक्शन 80QQB 3 लाख रुपए की, और ये आया 6,40,000 जो आई हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम। तो मुझे बताओ, आपने इस इनकम के ऊपर विशाल बेटा 6,40,000 के ऊपर आपने टैक्स निकाला या नहीं निकाला? आपने। और टैक्स कितना आया था? 53,000 रुपीज प्लस 1590 टोटल बिकम्स 54,590 रुपीज। 54,590 रुपीज। आपको नहीं लग रहा कि आपने टैक्स निकाल लिया इस इनकम के ऊपर? और ऊपर आप इस 10 लाख के ऊपर 50,000 रुपए टैक्स देके आ चुके हो। क्या इनकम डबल टैक्स हो गई या नहीं हो गई? अब मुझे इसके बाद रिलीफ मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इस टैक्स में से मुझे सेक्शन 91 की रिलीफ मिलनी चाहिए, पर वो रिलीफ तभी मिलेगी ना जब मैं डबली टैक्स्ड इनकम निकाल पाऊंगा। कि कितनी इनकम इंडिया में डबल टैक्स करने जा रहे हो। देखो बाहर कितनी टैक्स हुई है वो सबको पता है, 10 लाख। इंडिया में आप कितनी इनकम डबल टैक्स, कितनी इनकम के ऊपर आपने फिर ये टैक्स लिया? क्या मैं बोल, एक मिनट, क्या मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं बहुत बड़ी। क्या मैं बोल सकता हूं इस टैक्स के अंदर 2 इनकम है, एक पीसीवीपी और एक आईयूएस। अब देखो एक बच्चे का तो शॉर्टकट ये है सर, सीधी और सिंपल सी बात है कि 640 मेरी जो इनकम है उसमें से आईयूएस की कितनी है? आईयूएस की कितनी है? तो 640 माइनस, मैंने किस सेंस में बोला वो आप समझे नहीं। एक मिनट, ये 490 आया, पर मैं आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये आंसर आपने निकाला सही है, आंसर आपने निकाला सही है, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस आंसर से, क्योंकि आंसर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आपने यहां पे कैसे निकाल लिया? क्योंकि एक ही डबली टैक्स इनकम थी, मतलब एक ही इनकम थी जो अदर थी आपकी आईयूएस की।
और भी इनकम होती और डिडक्शन भी एक ही थी, और वो डिडक्शन भी किसके रिगार्डिंग थी? रॉयल्टी इनकम के रिगार्डिंग। अगर डिडक्शन ऐसी होती जो आईओएस के रिगार्डिंग भी होती तो आप फंस जाते। तो इसका मतलब कि ये तरीका हाई लेवल में काम नहीं आएगा, लो लेवल में काम आ जाएगा। लो लेवल मतलब जहां पे सर दो ही सोर्स की इनकम होगी, वहां पे क्या करेंगे, टोटल इनकम में से ये माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें, कई बार हम लोग कुछ चीजों का सोल्यूशन निकालते हैं अकाउंट्स के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, जो भी प्रैक्टिकल होता है, हमारा आंसर सही आता है, बुक का आंसर भी वही होता है, दूसरा ही क्वेश्चन आता है वो हमसे नहीं निकलता क्योंकि हमारा करने का तरीका गलत होता है। अब बात समझ में आ गई होगी कईयों को कि सर कई बार हमारी बैलेंस शीट मैच करती है, कई बार नहीं करती, ये चक्कर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? 490 आएगा, पर आएगा कैसे? देखो जी आएगा कैसे। अब इतना टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते। आप ये मानते हो 10 लाख की इनकम है, आप ये मानते हो कि इंडिया वाले आपसे 2-10 तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं आपको एज अ एक्सपेंस, और 2-10 छोड़ने के बाद उन्होंने आपको 3 लाख भी छोड़ दिया आपसे, यस और नो? उन्होंने 2-10 भी छोड़ा और 3 लाख भी छोड़ा। अब माइनस करो कितना आता है? आ रहा है ना 490? करके देख लो, आ रहा है ना? और अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, और अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो आपने बोला टोटल इनकम 6,40,000, तो बेटा ये इनकम दो पार्ट में थी, एक पीजीवीपी और एक आईओएस। आईओएस की इनकम कितनी थी? 1.5 लाख। ये जो पीजीवीपी की इनकम थी वो 10 लाख थी, पर इसमें से 2-10 का हमें खर्चा मिला और ये इनकम आ गई 7,90,000। और बेटा इसके बाद हमें 80 QQB मिला। तो आपको नहीं लग रहा कि 490 के ऊपर टैक्स लगाया गया और 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगाया गया, और ये बना कितना टोटल? 6,40,000। और आपने इसके ऊपर जब टैक्स लगाया 640 के ऊपर, तो वो टैक्स 54,590 आया। समझ में आया या नहीं आया? अब तो डबली टैक्स कितना हुआ? 490। 490 को आप दोबारा से क्या करने गए? टैक्स करने, और आपने टैक्स किया, क्योंकि पहले देखा जाए तो मेरी 10 लाख के ऊपर टैक्स लग चुका था, और आप इंडिया में आए हो, इंडिया वालों ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी आपको कि चलो खर्चा अलाउड कर देंगे, 80 QQB आपको अलाउड कर देंगे, पर 490 के ऊपर तो टैक्स ले लिया ना, तो दोबारा से उसके ऊपर टैक्स लगाया। ठीक है जी, कितना लगाया? 24,720 रुपए आपसे टैक्स लगाया उन्होंने। तो ये देखो जी, इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है? 54,590 रुपीज, यस और नो, है ना? और कितनी इनकम डबल टैक्स की जा रही है? 4,90,000। जब कितनी इनकम में से? 460 में से, तो आपके पास ये निकल जाएगा 41,795। ये क्या निकला आपके पास? 41,795। दूसरा क्या कि आप बाहर कितना टैक्स दे के आए थे? 50,000 रुपए। बाहर जो आप टैक्स दे के आए थे वो कितना दे के आए थे? 50,000। और आपकी इनकम कितनी थी? 10 लाख। दोबारा से समझाता हूं, दोबारा से देखना, इसको समझ लेना, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट। अब कहानी दो पार्ट में आ रही है। फॉरेन कंट्री के अंदर 50,000 रुपए का टैक्स दिया, यस और नो? कितने के ऊपर? 10 लाख की इनकम के ऊपर। क्या आप मुझे रेट ऑफ टैक्स बता सकते हैं? 5%। वेरी गुड, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो इंडिया आ गए आप, और इंडिया जब आए, इंडिया वालों ने कहा कि 6 लाख कितने आ रहे थे वो? 40,000। 6,40,000 के ऊपर हम आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो ये बताना जी टैक्स कितना निकाला आपने? 54,590। कितनी इनकम के ऊपर ये टैक्स आया? तो इसका भी रेट निकाल लो 100% करके, पता लग जाएगा ना किस रेट से टैक्स लग रहा है। 8.5
529 आ रहा है ना उसके बाद, तो 53 कर लो। तो बाहर जो टैक्स लग रहा है वो 5% के हिसाब से, और यहां जो टैक्स लग रहा है वो 8.53 के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, आपकी डबली टैक्स इनकम कितनी है? 4,90,000 रुपए, 4,90,000। तो 490 के ऊपर 5% लगाओ और 490 के ऊपर 8.53% लगाओ, 24,500। और ये कितना? 41,957 मैं चेक कर लेता हूँ। 41,795 हो गया वो। कितना बन रहा है? हाँ, तो 95 कर लो उसको, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट मतलब आप कर लो। ये 52 लेना पड़ेगा। अच्छा, 52 लेने से आ रहा है, एक ही कर रहा है बेचारा, है ना? मैं सही कर रहा हूँ, 53 कर लो। 53 मतलब 3 डिजिट कर लो, 3 डिजिट करने से वो आ जाएगा। 2 मतलब एज पर स्टैट्स हमेशा 3 करने से सही राउंडिंग ऑफ होती है, ठीक है? बस यार, बस कर लिया, आ गया ना? अब ये देख लो आप, इंडिया में टैक्स कितना बनता था? इंडिया में टैक्स बनता था 54,590, दिख रहा है आपको? 54,590 इंडिया में टैक्स बनता था। और इस टैक्स में से बेटा आपको क्या मिलेगी? रिलीफ। इस टैक्स में आपको क्या मिलेगी? रिलीफ। कौन से सेक्शन की? 91 की। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी? रिलीफ। 24,500 की। तो कितना आ गया? 30,090 रुपए मेरे ख्याल से। तो ये आप देखोगे, ये आंसर आपके पास, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं जहां से टैक्स निकाला है। विशाल, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, लास्ट फुल और फाइनल। और रिलीफ कैसे निकालते हैं पता लगा आपको? क्या करना है सर? आंसर आ गया सर? करना क्या है? सबसे पहले तो सारा टैक्स निकाल लो, यहां तक पहुंच जाओ। यहां तक तो कोई भी आ जाएगा, पर हमारे एग्जाम में यहां पे आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जो आंसर टिक करके आना है वो टैक्स पेबल टिक करके आना है। और टैक्स पेबल तभी निकाल पाओगे जब आपके पास डबली टैक्स इनकम होगी। और डबली टैक्स इनकम हमारे पास कितनी है? 4,90,000। अब आप इसमें 2 काम कर सकते हो। 4,90,000 में से जो इसमें परसेंटेज कम थी वो 5% था, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, सीधे ही आंसर आ जाएगा। सीधे आप 5% को मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 24,500 रुपए। बस, वो जो हमने बाहर टैक्स किया, क्योंकि बाहर जो पे किया था वो कितना था? 5%, ठीक है? और इंडिया में कितना बन रहा था? 8.53 समथिंग। तो विच एवरेज जो लेस होगा उसका हमें क्रेडिट मिलेगा। पर वो क्रेडिट, याद रखना, वो टैक्स क्रेडिट नहीं है इस बार। वो क्रेडिट किसके ऊपर है? डबली टैक्स इनकम के ऊपर। तो आपको नहीं लग रहा टैक्स क्रेडिट मेथड में और इसमें डिफरेंस है? वहां आपने बस परसेंटेज ले ली थी, और यहां पे डबली टैक्स इनकम लेने के बाद वो 5% वहां लगाना है डबली टैक्स के ऊपर। और मैंने उसको इस तरीके से आपको दिखाया है। ये देखो, मैंने इस तरीके से आपके सामने दिखाया कि डबली टैक्स 4,90,000 रुपीज जो आपकी इनकम दोबारा से टैक्स की जा रही है इंडिया में, तो बाहर 5% आपने दिया है और इंडिया में बन रहा है 8.53% आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो विच